बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान तारिक और आप देख रहे हैं ज़ुबान टीवी यूएसए इंटरनेशनल। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, खुसूसी प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ते इखलाक और जारी इंतखाबी मुहिम, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे तफसील से। क्या आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक पे चल रही है? क्या वोटर सपोर्टर जो हमारी इखलाकी इक़्तिदार है, उनको अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं? इसके बाद आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हैं थ्रू जूम। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद ज़ुमान अब्बासी साहब, एक सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। अब्बासी साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबी मुहिम हो रही है, जो चल रही है, क्या ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक के तहत चल रही है? और ये जो माशरती इखलाकियात क्या होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपको और आपके टीवी नाजरीन को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ हो। आपने बड़ा ही अहम सवाल किया कि क्या आज़ाद कश्मीर में जारी इंतखाबी मुहिम इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के ताबिया चल रही है या नहीं। बिलाशुबा जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो अगर आप इलेक्शन कमीशन का जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक देखें तो बड़ा कम्प्रहेंसिव किस्म का ज़ाब्ता अखलाक उन्होंने बताया, वाज़ा किया था। उन्होंने कहा था जी कि कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा था जी कि इंतखाबी मुहिम पे अखराजात का जो है हदफ हम 50 लाख मुकर्रर करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि कोई किसी के घर के ऊपर पोस्टर नहीं लगाएगा, सरकारी इमारत के ऊपर पोस्टर या बैनर आवेज़न नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि आज़ाद कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो पार्टियों के कारकुन हैं वो एक दूसरे के झंडे या मंशूर या पोस्टर नहीं फाड़ेंगे। एक ज़ाब्ते के तहत उन्होंने ये भी बताया था कि जो बैनर हैं उनका साइज़ क्या होना चाहिए। और इस सारे ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर उन्होंने सारी आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टियों को अपने दफ्तर में बुलाकर ब्रीफिंग भी दी। और उन्होंने कहा जी कि हम यकीन करते हैं कि जी इस ज़ाब्ते के ऊपर सियासी पार्टियां अपने कारकुनों को और अपने जो सियासी पार्टियों के अहदेदारान हैं उनको मुत्तला करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इस ज़ाब्ते से कहीं ज़्यादा एक माशरती अखलाकियात का ज़ाब्ता होता है जिसका एहतराम करना हर रियासी शहरी का हक है, बल्कि फ़र्ज़ है। हम अखलाकियात का दामन हमें कभी भी अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो हमें किसी कानून की सूरत में रियासत ने दिया हो या हमारी इनफरादी जो घरेलू तरबियत है जो हमें घर से मिलती है। उसमें भी माँ बाप बच्चों को पहली चीज़ यही सिखाते हैं, सलीका और तरीका, आदाब और अखलाकियात का वो दर्स जो हमें उस्ताद भी देते हैं, यानी दीनी मदारस हों या दीगर तालीमी अदारे हों, उनके अंदर इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और एक अच्छा और तवाना माशरा पैदा करने के लिए वहाँ के मरजा कवानीन का एहतराम करना हर रियासी शहरी का फ़र्ज़ भी होता है। और अखलाकियात एक वो ज़ाब्ता है ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी के लिए, जिसका बाहर तौर हमें एहतराम करना चाहिए। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने ये ज़ाब्ता अखलाक तो वज़ा कर दिया और इसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा जी। अब आप तनवीर इलियास साहब की रैली को देख लें, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ वहाँ। इसी तरह आप अगर देखें तो इंटरप्शन जो है फेडरल गवर्नमेंट की वो जारी है। सारी सियासी जमातों के रहनुमा आज़ाद कश्मीर में आ रहे हैं और ये मना किया गया था कि कोई भी स्कीमें और ऐलानात नहीं किए जाएंगे ताकि वोटर को बहकाया और बहलाया ना जा सके। मगर इसके बावजूद भी पसे पर्दा और सरेआम भी कहा जा रहा है कि जी फलां जगह हम स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, हम सियाहत की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। और इस अखलाकियात का पाकिस्तानी सियासी लीडरशिप को भी एहतराम करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि सबसे कमज़ोर इस ज़ाब्ता अखलाक के अंदर जो कमी छोड़ी है इलेक्शन कमीशन ने, जिन लोगों ने इसको लिखा है, मरतब किया है,
उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सियासी लीडरशिप को झूठ बोलने से मना नहीं किया हुआ। काश अगर इस ज़ाब्ता अखलाक के लिखने वाला एक पैरे में ये भी कह देता कि अवाम से झूठे वादे नहीं करने और अवाम को रियासत की झूठी तारीख नहीं बतानी, जिस तरह फारूक अहमद साहब ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी रियासत की शनाख्त तब्दील हो जाएगी, फलां हो जाएगा। अब ये देखें, इस अखलाकियात का सियासी लीडरशिप को भी ख्याल रखना चाहिए था, और जो इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी कमीशन है उनको भी इस ज़ाब्ता अखलाक में इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए थी कि जो प्रोपेगेंडा मुहिम है वो भी अखलाकियात के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर अवाम के साथ कोई सफ़ेद झूठ ना बोला जाए। मगर अफसोस, सद अफसोस कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के इस ज़ाब्ता अखलाक में वो चीज़ सर से मौजूद ही नहीं है, जो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है। जी अब्बासी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर एक पार्टी या एक कैंडिडेट उस पर अमल नहीं करता है तो इसमें कानून क्यों नहीं हरकत में आता है? क्यों उसको नायल नहीं किया जाता है? क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है, कोई ऐसा ज़ाब्ता मौजूद है? जी जी, देखिए इन्हीं के ज़ाब्ता अखलाक के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल लिखी हुई हैं, मौजूद हैं कि जी जो कोई इस तरह का काम करेगा तो उसको इलेक्शन से प्रोसेस से बाहर निकाला जा सकेगा। मगर ये लिखी हुई चीज़ों को अमली तौर पे नहीं देखा जाता, क्योंकि सियासी पार्टी असर रसूख वाली पार्टियां होती हैं और इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया होता है। ये किसी जुडिशल काउंसिल के ताबे तो नहीं बनता ना कि इसके अंदर कोई ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हो, लॉ हो। और फिर आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते को तो आप एक तरफ छोड़ें जी, रियासत के अंदर जो मुरवजा अबूरी एक्ट है उसकी भी धज्जियां बिखेरते हैं ये लोग। इंटरप्शन देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की। इमरान खान साहब पाकिस्तान से करप्शन खत्म करने के दावेदार हैं, मगर आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम में उन्होंने अपना जो स्केड्यूल है वो जारी कर दिया है कि 12 जुलाई को मैं मीरपुर डिवीजन जाऊंगा, 18 को मैं जाऊंगा बाग के अंदर, 23 को मुजफ्फराबाद के अंदर। और अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह का काम अगर मरकज से होगा और वो लीडर करेगा जो कहता है जी मैं पाकिस्तान को इस्लामी तर्ज की रियासत बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान से करप्शन निकालूंगा, ये तो इनके फिर इस किरदार को मैं किस नुक्ता नजर से देखूं? होना तो ये चाहिए था कि उम्मीदवारों को तन तना मैदान में छोड़ दिया जाता, उम्मीदवार खुद कैंपेन करते, लोगों को कायल करते अपनी पार्टी का मंशूर दे के। और आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर की पार्टियों में इस बार सिर्फ पीटीआई ने एक किताबचा निकाला है जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, और उसके ऊपर आपने इससे पहले प्रोग्राम भी किया, उसमें मैंने कुछ बातें आपसे की थी। मगर ये जो चीज़ें आजकल वहाँ हैं ये सरासर गलत हो रही हैं। और अभी आपको पता है कि 18-19 दिन, शायद 19-20 दिन बाकी रह गए हैं अगर हम इलेक्शन के दिन की मियाद को देखें, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कड़ी नजर रखने की जरूरत है। आपने ये भी देखा होगा कि कई मुलाजमीन को मुअत्तल भी किया गया है जो इंतखाबी मुहिम में मुलव्वस थे। तो इस तरह की अगर कार्रवाई सबके साथ की जाए, बराबरी की बुनियाद पर की जाए, जो मजिस्ट्रेट या जो कानून नाफ्ज करने वाले इदारों को इन्होंने इख्तियारात दिए हैं, अगर वो इख्तियारात के ऊपर अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जो है वो अवामी भलाई का ज़ाब्ता अखलाक साबित हुआ, मगर ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी में एक और बात मैं आपसे पूछूंगा अब्बासी साहब, आप देखें कि ये पी पोल उसमें रिगिंग में नहीं आता है कि एक वजीर आजम, एक स्टेट का वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर आजम अपनी पार्टी की कैंपेन चलाने के लिए उसमें आ रहा है? क्या ये लोगों के साथ वादे दावे वाली बात नहीं है? जब लोग ये देखेंगे कि एक वजीर आजम आ रहा है कि अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, उससे उसका कद भी बढ़ेगा, उसका क्या कहते हैं आप? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर की बदकिस्मत सियासत में ये रहा है शुरू दिन से कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या सियासतदान हैं उन्होंने हर बार इंटरप्शन की है, और हर बार की इंटरप्शन ने आज़ाद कश्मीर में ताबेदार सियासी लोग पैदा किए। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो अपने आप को नामनाद सियासतदान कहते हैं,
वो इन्हीं की फ्रेंचाइज चला रहे होते हैं ना। अभी आप देखें ना, पीपल पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या पीटीआई हो, और ये सब तो पाकिस्तान बेस्ड सियासी जमातें हैं। अगर आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप के अंदर सियासी टैलेंट होता, काबिलियत होती, तो वो इनकी फ्रेंचाइज वहां लेके क्यों जाते? सवाल तो ये पैदा होता है। अब इसका इसका ब्लेम हम पाकिस्तान के लीडरों को नहीं करेंगे, इसके ब्लेम के हकदार आज़ाद कश्मीर की वो सियासी फिक्र के हम लोग हैं जो कहते हैं जी हम इस रियासत को मिसाली रियासत बनाएंगे। मगर अगर नौकरी मैं आपकी कर रहा हूं, आपकी फर्म का मैं मुलाजिम हूं नुमान तारिक साहब, तो मुझे जी आपकी जी। फर्म पे कवायद पूरे करने पड़ेंगे, तो तभी आप मुझे नौकरी में रखेंगे ना, वरना तो आप मुझे अवैध बाहर साहब, निकाल देंगे। अवैध साहब, कोई ऐसा तरीका है कि इनको रोका जाए? कोई ऐसा कोई अमल है जिससे बिल्कुल हमारे ऐसा सियासतदान भी शोर पैदा हो, वो भी फिक्री सोच रखें, वो भी अपने लोगों को बता सकें कि यार हम यहाँ के लीडर हैं, हमारे मुल्क में कोई लीडर, हमारी रियासत में कोई लीडर पैदा हुआ है इससे पहले? नहीं, मैं तो इससे उसका नाम पहले, भी बता दें। जी जरूर, आपने बड़ा ही प्यारा सवाल किया। इससे पहले ना कभी पैदा हुआ है, और नौमान तारिक साहब न इसके बाद कभी पैदा होगा। इसकी ये वजूहत ये क्या है? हाँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और रिकॉर्ड के ऊपर मैं ये बात रख रहा हूं। उसकी वजह ये है कि जब कैंसर की मूजी मर्ज आपके खून में शामिल हो जाती है ना, तो फिर उसको किसी टेक्निक से भी बाज औकात कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये एक ऐसी अनहोनी वबा है जिसके जिसके आज तक वायरस का नहीं पता चल सका कि ये किस नस्ल का वायरस है जो इंजेक्ट कर दिया गया है आज़ाद कश्मीर की सियासी लीडरशिप को। तो ये नाअहलियत पाकिस्तान के सियासतदानों को ब्लेम करने से पहले आज़ाद कश्मीर की सियासत से जुड़ा हर सियासी कारकुन, सियासतदान इसका जिम्मेदार है। जब तक रियासत की सोच को वो बैठ के नहीं बदलेंगे, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी सेटअप है उसको नहीं ठीक करेंगे, आज़ाद कश्मीर की असेंबली की कंपोजिशन को नहीं ठीक करेंगे, आज़ाद कश्मीर के सिस्टम के साथ जुड़े जम्मू कश्मीर काउंसिल को ठीक नहीं करेंगे, तो ये गुलामी का तोक आप गले से निकाल के कहीं भी नहीं फेंक सकते। नस्ल दर नस्ल इसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड पे रख लें आप मेरी बातें। अब्बासी साहब, आपने बड़े मजे का जवाब दिया, लेकिन इस पे हमारे जो पीटीआई के लोग आर्गुमेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे इमरान खान आएगा, आके यहाँ पे हुकूमत बनाएगा, फिर कैंसर का हॉस्पिटल बनाएगा, वो जो मर्ज है उसको खत्म करेगा। इसका ये जवाब होगा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के अगले सवाल पे। अब मुझे ये बताइएगा कि जो हमारी खातीन है आजाद कश्मीर की जितने भी हैं, उनकी लीडर, जो हमारी लीडर हैं, उनका और वोटरों का क्या क्या जिम्मेदारी है? क्या उनके जो सियासी, उनका जो वोट देने से कोई सियासी अमल में जो है कोई पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे? देखिए जी, बहसीयत वोटर जब आप मर्द और खवातीन को गिनते हैं तो रियासी शहरी होने के नाते उनके वोट की बड़ी अहमियत है। और मगर जो आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर हमारी खवातीन बहनों का किरदार है, उसके ऊपर आपका सवाल बिलाशुबा आप आगे जानम है कि जी उनकी पार्टिसिपेशन क्या है। आज़ाद कश्मीर की जो हमारी बहनें हैं सियासी अमल के अंदर, उनके साथ इन लीडरों ने ये सलूक किया है जी कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में उन्होंने ख़वातीन की नशिस्तें निकाली हुई हैं, और उन नशिस्तों पे सिर्फ वही ख़वातीन जाती हैं जिनका कोई ताल्लुक किसी सियासी घराने से होता है, किसी की रिश्तेदारी होती है, और कोई वफाक से सिफारिश करा लेती है, तो वो उनको एडजस्ट कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में। हाँ, अगर ख़वातीन की भलाई के लिए उनके काम को ऑन ग्राउंड देखा जाए तो मेरी समझ में अभी तक उन मेरी बहनों का कोई इस तरह प्रैक्टिकल काम मुझे दिखाई नहीं दिया। तो एक और दिलचस्प बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ, और नाजरीन भी नोट कर लें कि आज़ाद कश्मीर के डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर हमारी बहनों को बहुत कम मौका दिया गया। हमारी एक मुजफ्फराबाद से मोहतरमा नौरीन आरिफ साहिबा हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन से आज़ाद कश्मीर असम्बली का हिस्सा बनी। और इसी तरह माजी में अगर आप जाके देखें तो राठौर साहब की एहलिया डायरेक्ट इलेक्शन से आई थी, और
इसके अलावा अगर आप देखें इस बार की जो टिकटों की तकसीम है सियासी जमातों की, तो उन्होंने एक माजरीन की निशिस्त से डॉक्टर नाजिया नियाज साहिबा हैं जिनको टिकट दिया है डायरेक्ट इलेक्शन के लिए, और पीटीआई से, और पीटीआई ने बाकी ख्वातीन को इसलिए नहीं दिया था। राजा मंसूर साहब हैं पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, और उन्होंने मेरे एक टीवी प्रोग्राम में मुझे बताया भी था, जब मैंने सवाल किया कि वैसीत पार्लिमानी लीडर, उनसे मैंने ये पूछा कि आप पार्टी के पार्लिमानी अमीन उसके लीडर थे, टिकट तकसीम करने वाले बोर्ड के, तो आपने ख्वातीन की दरख्वास्तें तो सुनी देखी, मगर उसमें से आपने सिर्फ मोहतरमा नादिया नियाज साहिबा को ही टिकट दिया, क्या हमारी बाकी ख्वातीन अहल नहीं थी? तो उन्होंने बड़ा एक अजीब सा जवाब दिया मुझे। अब इनके दावे और इनके कामों को आप तालमेल जोड़ के देखा करें एज ए सहाफ़ी और एनालिस्ट, उसमें से आपके मतलब की बात निकल आती है। इन्होंने कहा जी कि हमने इलेक्टेबल को चूज किया है, हमने ख्वातीन को इसलिए सिस्टम में नहीं टिकट दिया कि हमें उम्मीद है कि वो फील्ड में उनको उस नज़र से नहीं देखा जाता, और ख्वातीन के लिए फील्ड में कैंपेन करनी थोड़ी मुश्किल है। मगर एक बात याद रखें रिकॉर्ड के ऊपर, अल्लाह गरीक रहमत करे सगीर चुगताई महरूम को। अब आपने ये भी देख लिया कि सगीर साहब की निशस्त के ऊपर उनकी अहलिया मोहतरमा इलेक्शन लड़ रही हैं, मगर किसी पीटीआई की खातून को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके ऊपर कोई बात कर सकें कि जी आपने हमें तो दरख्वास्त हमारी मुस्तरद कर दी थी, इस काबिल नहीं समझा था। तो ये जो मोहतरमा है मिसेस सगीर चुगताई, इनको आपने किस चक्कर में टिकट दे दिया? और यहाँ में और इम्पोर्टेंट चीज आपके गोश गुजार करता चलूं, आपको पता है कि हमारे इस्लामी माशरे में जिन ख्वातीन के घर वालों की फौतगी होती है वो इद्दत के अयाम गुजारती हैं इस्लामी शरिया के मुताबिक, मगर अफसोस दर अफसोस के इस्लामी शरिया को भी फलांग दिया गया और मोहतरमा को इलेक्शन कैंपेन में मजबूर कर दिया गया कि वो हिस्सा लें। अब होना तो ये चाहिए था कि सगीर चुगताई साहब के किसी बेटे को आगे लाया जाता और उनके ऊपर एक तो इस्लामी शरिया के मुताबिक इद्दत का इतलाक नहीं होता था, दूसरा पीटीआई की सोच को ये भी पता होना चाहिए था कि हमने दीगर ख्वातीन के साथ क्या सलूक किया। मगर ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर असूलों को नहीं देखा जाता। जहां आप मन मर्जी करते हैं, तो अब इमरान खान साहब के ये दावे, पार्टी का डिसिप्लिन, अब उसका तालमेल अगर मैं मिसेस सगीर साहिबा के मामले के साथ जोड़ के देखूं तो मुझे मुनसिफाना दिखाई नहीं देता वैसीयत साफ़ी। अब्बासी साहब, इसी पे मैं आपसे एक और बात पूछूंगा कि हमने जब पीटीआई का मंशूर की कुछ पॉइंट हमने नकात जब हमने उस पर थोड़ी सी बात की थी, उसमें एक ये भी था कि औरतों को हम ज्यादा सीटें देंगे, उनकी तादाद बढ़ा लेंगे। एक तरफ तो ये बातें कह रहे हैं और एक तरफ वो औरतों को टिकट नहीं दे रहे। अब दूसरी बात हम आते हैं, दूसरी बात आ जाते हैं सगीर चुगताई की वाइफ के बारे में। जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये लोग उनकी जो वजाहत करते हैं कि जो उनके बेटे हैं अहमद सगीर चुगताई साहब, उनकी जो एज है वो 18 साल से कम है, इसलिए वो इलेक्शन में नहीं जा उनने हिस्सा नहीं लिया है। उनकी जगह उनकी वालदा साहबा ने जो है ना कागजात जमा करवाए, लेकिन वो कंपेन नहीं जो है कंपेन में नहीं जा रही है, उनकी जगह और लोग कंपेन चला रहे हैं। ये वजाहत आती है उनकी तरफ से, पीटीआई के लोगों की तरफ से। अच्छा, चले आपने अच्छा किया, मेरी भी दुरुस्ती कर दी, बहुत मेहरबानी आपकी। मगर बात यह है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, तो उस वक्त की उनकी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। अगर मैं आपको उसका हवाला दे के बात करूं तो मुझे वहाँ भी ऐसा लगा कि शायद हमें इस्लामी तालीमात का सियासत से पहले ख्याल रखना होगा, और अगर कोई सियासी लीडरशिप अपने रियासत के अंदर मरवजा इस्लामी निज़ाम का ख्याल नहीं रखेगी, एक असम्बली की नशिस्त की कोई अहमियत नहीं। सगीर चुगताई साहब की अहलिया मोहतरमा को अगर वो चाहते तो बाद अज़ इलेक्शन खवातीन की मखसूस नशिस्त से भी ला सकते थे। मगर अब आप ये देखें कि ये सियासी सोच
मैं मातम ही करता हूँ ऐसी सियासी सोच पे कि सगीर साहब की मौत को भी पेश कर लिया गया इलेक्शन के मौके पे हमदर्दी हासिल करके कि जी उनकी अहलिया मोहतरमा को हम टिकट देंगे तो हम कंफर्म इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये उस फिक्र के साथ उनको सामने लाया गया। बाकी ठीक है, आपका कहना, आज़ाद कश्मीर का आइन यही कहता है कि 25 साल की उम्र का बंदा कम अज कम जो है वो असेंबली की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। मगर इसके सरदार साहब और भी कई रास्ते थे, किसी और हमदर्द पुराने कारकुन को भी उनकी जगह से लाया जा सकता था। और अगर सगीर साहब को ट्रिब्यूट पेश यही करना था उनकी अहलिया को असेंबली में लाके, तो मोहतरमा को बाद इलेक्शन भी लाया जा सकता था खवातीन की मखसूस नशिस्त से। मगर ये उनकी सियासी फिक्र और सोच है जिससे बहरहाल मेरा इख्तलाफ जरूर मौजूद है, एक इंसाफ की बुनियाद पे मबनी आर्गूमेंट के साथ। जी अब्बासी साहब, आपने बहुत जबरदस्त तफसील बयान फरमाई है। ये हमारे इस्लामी जो माशरा है उसमें ये मिसाल होनी चाहिए। लेकिन हमारी डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। इसमें मैं थोड़ी सी मिसाल आपको देता चलूं कि इमरान खान साहब ने जब बुशरा मोनिका से शादी की थी, उसमें भी ये उलमा इकराम की बहस आई थी कि इद्दत की सारा मामला हुआ था। ये हमारे माशरे में ऐसी बातें होती रहती हैं। कौन यहाँ पे लोग वैसे नाम इस्लाम जो है सिर्फ नाम है, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आजाद कश्मीर की जो सियासी अमल है उसमें जो आज तक जो हमारी औरतें, उनका क्या पॉजिटिव किरदार है, क्या नेगेटिव है? जी, मैंने आपको पहले सवाल की सूरत में अपनी उन बहनों का तज़किरा करके बताया कि उनका किरदार क्या रहा। उनका किरदार आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली बात तो ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में, वो ख़वातीन की 5 नशिस्तें हैं और उन 5 नशिस्तों के ऊपर बिलाशुबा हाज़िरी तो रही है ऐवान के अंदर हर बार। मगर अगर उनकी लेजिस्लेशन वाइज कोई चीज़ देखी जाए, अच्छा एक और इससे भी एक और बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ, नाजरीन को ये बिलाशुबा पसंद आएगी। जो कंपोजिशन है हमारे ऐवान की, असेंबली की, उसमें आप ये देखें कि 12 नशिस्तें आपकी माजरीन की हो गई और बाकी 5 नशिस्तें आपकी ख़वातीन की हो गई और उसके बाद आपका एक टेक्नोक्रेट होता है, एक उलमा मशाइख होता है और एक ओवरसीज का नुमाइंदा होता है। तो बाकी आपकी जो सीटें बच जाती हैं वो आती हैं डायरेक्ट इलेक्शन की कैटेगरी में। मगर 13वीं तरमीम में इन्होंने माजरीन की नशिस्तों को भी रेगुलराइज करके तो उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। मगर आप मुझे ये बताएं कि जो 53 का ऐवान है, इसके अंदर जो लेजिस्लेशन होगी, वो लेजिस्लेशन के अंदर जो लोग हिस्सा लेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से आपको पता है कि लेजिस्लेशन की जाती है। अगर उन नंबर्स को हम देखें तो उन नंबर्स में इस ऐवान की वो स्ट्रांग लेजिस्लेशन नहीं दिखाई देती जो आइन और कानून के ज़ाब्ते के हवाले से होनी चाहिए। तो इस लेजिस्लेशन को आप क्या कहेंगे जिसमें आपने 5 अपनी मर्जी की ख्वातीन को और एक टेक्नोक्रेट को और एक ओवरसीज के नुमाइंदे को और एक उलमा मशाइख के बंदे को खुद पकड़ के डाला हुआ है। दे आर नॉट इलेक्टेड, डायरेक्ट वोटेड फ्रॉम द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, व्हाटएवर। अब इस चीज को जब आप आइन और कानून के तनाजुर में जाके देखते हैं तो डिबेट यहां से जन्म लेता है कि भाई उसके बाद की लेजिस्लेशन तो यकतरफा है कानून साजी, उसमें जस्टिस किधर है, इंसाफ किधर है उसके अंदर। तो फिर जो बच जाते हैं बाकी बेचारे अपोजिशन में बैठे हुए, उनको भी वो कमेटियों में डाल देते हैं, वहां से उनको बेनिफिट देते हैं, कानून साज कमेटियों के में डाल के वो बेचारे भी उनके आगे लग जाते हैं। और फिर आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के सेटअप के अंदर जमात इस्लामी ने भी हर बार ऐसा लिया, अगरचे जमात इस्लामी का एंड अब्दुल रशीद तराबी से शुरू होके अब्दुल रशीद तराबी पे ही खत्म हुआ, मगर एक ऐसी इस्लामी नजरियात की अमल जमात जिसको झूठ की सियासत पे यकीन नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वो झूठ की बुनियाद के ऊपर है। जो कुछ इलेक्शन कैंपेन में झूठ बोला जा रहा है, जो कुछ किताबों के अंदर झूठ लिखा हुआ है उसके ऊपर एक दीनी जमात भी उसका हिस्सा बनती है। मुझे ये जमहूरी सिस्टम आज तक समझ नहीं आया
और फिर कहते हैं कि आजाद कश्मीर में पार्लिमानी निजाम है। कौन सा पार्लिमानी निजाम जिसमें रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव मजबूर है, लाचार है, बेकस है, कानून साजी नहीं कर सकता वो पाकिस्तान की मर्जी के बगैर। तो ये इसको किस तराजू में आप तोलेंगे? ना ये जमहूरियत के जुमरे में आती है, ना ये पंचायत के जुमरे में आती है। छोड़े सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक तरफ, पंचायतों के भी जो पंचायत लगती थी उसके भी कोई असूल हुआ करते थे सरदार साहब। ये तो बेअसूल किस्म की, बेहंगम किस्म की तरतीब है, कंपोजिशन है, एक लेजिस्लेटिव सिस्टम को डिक्लेयर किया गया। मुझे तो इसके साथ शदीद ताफुजात है। ये आपने बड़ा तफसील से बयान किया है, हमारे नाज़रीन को बहुत इससे फायदा होगा। मैं फिर आपसे दोबारा से ये बात पूछना चाहूंगा कि हमारी जो औरतें गांव में रहती हैं, जो पसमंद है, जो वोट डालने तो जाती हैं, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? कैसे उनकी नुमाइंदगी होगी? कौन से लोग आगे आएंगे? फर्ज करें एक औरत है, वो अपनी बुनियादी हकूक कैसे समझेगी? कब तक वो पीसी जाएगी? वोट तो वो देगी लेकिन वो उसको हक नहीं मिलेगा। इस पर भी थोड़ा सी आप रोशनी डालें, फिर हम आगे चलें। सबसे बुनियादी चीज याद रखें, किसी भी रियासत का हिस्सा, वहाँ का शहरी, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, उस वक्त तक एक जानदार शहरी की हैसियत नहीं इख्तियार कर सकता जब तक वहाँ के सिटीजन को उसका आइन तहफ़्फ़ुज़ न देता हो और उस खित्ते के सिटीजन अपने आइन से वाकिफ ना हो और उस खित्ते के सिटीजन उन कवानीन से वाकिफ ना हो जो उनको प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कानून साज कहलाते हैं या जो सियासतदान ये कहते हैं कि हम इसको मिसाली रियासत बनाएंगे, उनको नहीं पता तो बाकी हमारी ख्वातीन तो बहुत दूर की बात है। यानी जो लीडर लीड करता है, कहता है जी मैं बरादरियों के नाम पे वोट लेके, तो वो आ जाते हैं ऐवान के अंदर। आप असेंबली के गेट के ऊपर खड़े हो जाएं, एक एक बंदे का इंटरव्यू करें, सब रद्द करके आप बाहर मार देंगे अगर कोई इंसाफ का तकाजा पूरा करने वाला माशरा हो। तो हमारी जो मेजोरिटी है, देखें 80% आजाद कश्मीर की आबादी दही है। कितनी है? 80%। 20% जो है, हाँ 20% जो है वो शहरी कहलाती है। जो कुछ एक सर्वे आज से कोई 5-10 साल पहले हुआ था, उसके बाद का कोई सर्वे मेरी नजर से गुजरा नहीं। अच्छा, अब 80% ख्वातीन जो है वो है आपके दही इलाके के हिस्सा। अच्छा, दही इलाके के अंदर आपको पता है कि वहां पटवारी का राज होता है, वहां कोई कानून नहीं होता, कोई ज़ाब्ता नहीं होता, कोई आइन नहीं होता। और हमारी मेजोरिटी माएँ बहनें जो हैं, खासकर दही इलाके की, उनकी तालीमी ख्वानगी की शरह भी वो नहीं होती। और अब ये हो चुका है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो नौजवान मर्द और औरतें हैं वो इनखला कर रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई पाकिस्तान पिंडी में रह रहे हैं। आप देख लें कि कितनी हमारी आज़ाद कश्मीर की आबादी पिंडी लाहौर में आबाद हो चुकी है, सिर्फ इस गर्ज से कि वहाँ वो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिला सकें। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई तालीम का सेटअप इन्होंने दिया ही नहीं है जी। जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का निज़ाम वहाँ राइज है वो भी फरसुदा है, उसके अंदर कुछ चीज़ नई चीज़ तो वो दिखा नहीं रहे। और फिर प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली चल रही है वहाँ, जो लोगों को लूट रहे हैं उनको इंग्लिश सिलेबस पढ़ाने के चक्कर में। तो शऊर की जो इब्तदा है वो आपसे मैं ये गुजारिश करूं कि इमाम मस्जिद से शुरू होगी, इमाम मस्जिद के बाद शऊर की तालीम पटवारी से शुरू होगी। जब तक ये तबका जिम्मेदार नहीं होगा तो पॉजिटिव मैसेज आपकी सोसाइटी को नहीं जाएगा। अब होता क्या है, हमारी दही ख्वातीन को बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, नौसरबाज, वो उनको जाके अम्मी, मासी, फुफ्फी, ताई कह के तो उनको ले जाते हैं और रास्ते में बताते हैं कि इसके ऊपर मोहर लगानी है आपने। अच्छा, वो बेचारी क्या करें जब उनको पोता दादी को उठा के ले जाएगा। और इसी तरह बाकी रिश्तेदार जो हैं वो अपनी बहनों को और उठा के ले जाते हैं, जो बेचारी कम पढ़ी लिखी होती हैं। सारे रास्ते में उनको वो यही कहते हैं इस जगह मोहर लगानी है, ये बैलेट पेपर होगा, ये निशान है। उसके बाद क्या शऊर आएगा? क्या कोई काउंसलिंग सिस्टम आज़ाद कश्मीर के अंदर है? होना तो ये चाहिए था कि जो दही स्कूल है उनके अंदर एक काउंसलिंग की क्लास होनी चाहिए जिसमें वो बताएं कि शहरियों के हकूक क्या हैं। वहां हमारी माओ बहनों को, बुजुर्गों को भी बुला के बैठा दें, आप उनको अपनी जबान में समझाएं कि शहरी के हकूक क्या होते हैं, वोट की क्या अहमियत होती है, झूठ क्या होता है, सच क्या होता है।
ये लोग आपके साथ करते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा और ना वो होने देंगे। मतलब मजीद हमें 50 साल इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे भी जिस ज्यादा सोसाइटी जी। की आप मिसाल दे रहे हैं, जी जिस जिस सोसाइटी की आप मिसाल दे रहे हैं, इसमें हमें 50 साल और लगेंगे, ये शोर हमें पैदा होगा। अब हम आ बेशक। जाते हैं, अब मैं आपसे एक और बुनियादी सवाल पूछूंगा। क्या हमारी आजाद कश्मीर की खवातीन तहरीक आजादी कश्मीर से बाखबर है? नहीं देखिए जी, तहरीक आज़ादी कश्मीर से ख्वातीन क्या, मर्द भी अल्लाह के फजल से बाखबर नहीं है। ये जो आप बयान करें ना दावेदार है, तफसील से। जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सियासी दावेदार हैं, जो कहते हैं जी हम कश्मीर, आजकल देखे ना इलेक्शन मुहिम में झूठ पे झूठ, और ये जो इलेक्शन कैंपेन है इसको मैं कहता होता हूँ वोटर ठगी मुहिम, जिसको आप इलेक्शन कैंपेन कहते हैं, मैं इसका नाम रखा हुआ है मैंने, वोटर ठगी मुहिम आजाद कश्मीर के अंदर जारी है। क्योंकि झूठ है, उनकी तय दर तय झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये कश्मीर की आजादी के बाद तो पिछले 72 वर्षों से हम सुन रहे हैं जी, हर लीडर ने यही कहा कि इस बार कश्मीर मेरी क्यादत में आजाद होकर रहेगा। तो ये फराड धोखाधड़ी का वो फार्मूला है जो इन सियासतदानों को विरासत में घुट्टी में मिला है। अच्छा, अब इनको पता नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर की तहरीक का, नक्शे का, औकात का, कि हमने इस केस को लड़ना कैसे है। तो मेरी ख्वातीन बहनें तो उसके बाद की बात है, और अगर किसी खातून को पता भी है तो उसके ऊपर ऐसी सियासी जमात की छतरी है कि वो सच नहीं बोल सकती उस छतरी के नीचे। यानी तालमेल जोड़ा करें, चीजों को देखा करें। कोई भी टैलेंटेड खातून जो होगी हमारे इस माशरे में, उसके ऊपर एक ऐसी छतरी होगी जिसके ताबे उसको रह के बात करनी होगी, और वो छतरी के पीछे पाकिस्तान की पॉलिसी होगी, तो वो किधर कश्मीर को आगे लेके जाएंगे या उसके ऊपर बात करेंगे। ये तो कतई नामुमकिन बात है, झूठ है ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, हाँ, जो इस तरह की बातें की जाती हैं, जो लोग उसको पढ़ेंगे तो उन पे क्या शोर पैदा होगा, यही आप कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, मुताला पाकिस्तान का आजाद कश्मीर या रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख से कोई रिश्ता नाता आप मुझे निकाल के बता देना। अभी आजाद कश्मीर का कोई बंदा कायदे के 14 निकात पड़ेगा तो उससे क्या सबक हासिल हो। देखे ना, इल्म तो वो होता है जिसको आप हासिल करके कल इसको प्रैक्टिकल जिंदगी में किसी जगह लागू कर सकें। अब आप हाँ, 14 निकात याद करते रहे तो महाराजा की तारीख को कौन याद करेगा, नेहरू को कौन याद करेगा, और जो जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत थी तारीखी, उसको हम कैसे याद करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा। किसी जगह लिख के तो देना होगा हमें इस नई नस्ल को ना, किसी किताब की सूरत में, तारीख की सूरत में, जो बच्चे हमारे पढ़ेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। यहाँ तो स्कूलों में बच्चों से सुबह प्रेयर्स के वक्त कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा मरवाते हैं, जो सरासर गैर अखलाकी गैर कानूनी बात है। हमारे यहाँ तो कौमी तराना पहले बजाया जाता है, तो वतन हमारा आजाद कश्मीर का तो वो इलेक्शनों में जरा चला देते हैं फारूक अहमद साहब या बाकी लीडर, ताकि लोगों को हम बेवकूफ बना सके। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सब झूठ है, फ्रॉड है। अच्छा। भाई साहब, आपकी इस बात से ये जो निकालता हूँ नतीजा कि हमारी जो बुक्स हैं उसमें जरूर आजाद कश्मीर की जो बुक्स हैं उनको शामिल किया जा सके, ताकि लोगों को पता लग सके। जब हमारी असेंबलीज होती हैं उसमें आजाद कश्मीर का जो तराना पहले बजाया जाए, ताकि शोर पैदा हो, उनको बताया जाए कि ये है। ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे आज भी अगर टेक्स्ट बुक को देखा जाए उसमें कोई चीज ऐसी शामिल नहीं है। हमारे बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े साफी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करेंगे, उनको नहीं पता आजाद कश्मीर का मसला असल है क्या। अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आजाद कश्मीर में जो मुहिम चल रही है उस पे तो दो बातें की जा रही है। एक तो कह रहे हैं कि ये आजाद कश्मीर का आखिरी इलेक्शन हो सकता है, और एक कह रहे हैं कि इसमें आजादी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? अच्छा देखिए जी, मैं आपको एक बात बड़े मजे की बताता हूँ, और बिल्कुल दिल पे हाथ रख के आपको बता रहा हूँ। ये सबको झूठ बोल रहे हैं। ये जो ये कहते हैं ना कि ये आखिरी इलेक्शन है, और जो ये लोग ये कह रहे हैं कि जी शनाख्त का इलेक्शन है, यही शनाख्त को बेचेंगे जब वक्त आएगा ना। ये सबसे पहले जाके दस्तखत करेंगे, सलूट मारेंगे, पांव पकड़ेंगे उनके। ये सिर्फ 25 जुलाई की शाम तक का फराड है। उसके बाद ये हर वो चीज करेंगे जो इनको हुक्म मिलेगा। और कभी इन सियासतदानों को आप पाकिस्तानी लीडरशिप से मिलते देखें, इनका एक मरकज है कश्मीर हाउस।
इस्लामाबाद में एक बनाया हुआ है इन्होंने, ठग खाना याशियों के लिए। जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं ना, उसके बाद ये आपको मुजफ्फराबाद में नहीं मिलते। ये सारे ठग और चोर वहां कश्मीर हाउस में याशियां करते हैं। तो फिर वहां से ये सियासी लीडरशिप को जो पाकिस्तान की इनकी होती है उसको तोहफे देते हैं, कमीशनें देते हैं उनको राजी रखने के लिए। और जब कभी किसी पॉलिसी साज अदारे से पाकिस्तान में इनको बात करनी पड़े तो ये जाके इस तरह दोनों हाथों से उनको मिलते हैं जैसे गुलाम आका को मिलता है। तो इस तरह की लीडरशिप के होते हुए आप कहें कि ये जी ये रियासत की शनाख्त को बचा लेंगे, ये कुछ कर लेंगे, नहीं भाई। 25 जुलाई की शाम के बाद ये सब चोर एक हैं, और जहां भी इनको दस्तखत करना पड़ा रियासत के तशख्खुस को बेचने के लिए ये करेंगे। बस उस दिन तक आप इंतजार कर लें, उसके बाद हम फिर प्रोग्राम करेंगे जिंदगी में वफा की। आप भी जिंदा हैं, मैं भी, अल्लाह ने सलामत रखा, तो आज की बातों को फिर हम उस वक्त कंपेयर करके हमें इनको दिखाएंगे। पीटीआई का मंशूर हमने डिस्कस कर दिया था, उसमें जो इन्होंने लिखा है कि आज़ाद कश्मीर को मरकज के महकमों में हम नुमाइंदगी देंगे, वो नुमाइंदगी आइन में तब्दीलियों के बाद मुमकिन है। वो आपकी इंडिकेशन है कि आज़ाद कश्मीर के स्टेटस को अबूरी सूबे की शक्ल में लाकर तब हिस्सेदारी मिलेगी मरकज के पॉलिसी साज अदारों में, वरना नहीं। और पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन उठा के सुन ले, अभी वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा और इलेक्शन के बाद ऐसा होगा। आज का प्रोग्राम का क्लिप आपने उस वक्त चलाना है इंशाअल्लाह। खुर्शीद-उज़्ज़मान अब्बासी के इन दो अल्फाज को आपने याद रखना है। ये तजरिया यही होता है कि आप आने वाले वक्त के हालात के बारे में भी बताएं। ना तो मैं जोगी हूं ना नजूमी हूं, मगर रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जो लोग काम करते हैं इनकी नस्लों की इन्वेस्टिगेशन मैंने जरूर करके रखी हुई है। इनके सियासी नॉलेज को मैंने देखा हुआ है, इनके सियासी काम को मैंने देखा हुआ है। तो आजकल यही कह रही है ना पीटीआई के फारूक हैदर झूठ बोल रहा है, शनाख्त को खतरा नहीं है। अच्छा, कल यही मुंशी तनवीर साहब ठप्पा लगाएंगे और इन सब को साथ बिठाएंगे और उसके बाद स्टेटस तब्दील होगा, तो तभी आपको वफाक के मरकजी जो पॉलिसी साज अदारे उनमें हिस्सा मिलेगा, वरना नहीं। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में आए। नाज़रीन किराम, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।